नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SBN ई लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर वैष्णव और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विलियन का तीसरा भाग। विलियन के तीसरे भाग के अंतर्गत अपन देखते हैं आज नॉर्मलता। नॉर्मलता हमारी सांद्रताओं की ही एक प्रकार है जिसे अपन नॉर्मलता के रूप में व्यक्त करते हैं। हमने इससे पहले जो देखा था सांद्रताओं के प्रकार में, हमने देखा था मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, और चौथा पॉइंट आ जाता हमारा नॉर्मलता। हालांकि ये टॉपिक सारे 11th क्लास के हैं, फिर भी अपन एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। नॉर्मलता का परिभाषा क्या होती है? नॉर्मलता की देखिए, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। वहां क्या थे? वहां हमारे पास आ रहे थे मोल, या क्या रहे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में यदि ग्राम तुल्यांकों की संख्या है तो वह उस विलियन की क्या कहलाएगी? नॉर्मलता। और इसे अपन कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर मैं आपको बात करूं कि इसका सूत्र क्या होगा, तो N बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक बटावा विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। ये इसका सूत्र हो जाएगी नॉर्मलता का। अब यहां सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो आ रही है कि ये ग्राम तुल्यांक अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उसका तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार ज्ञात करना होता है। तो कैसे ज्ञात करते हैं अपन? विलेय पदार्थ या ग्राम तुल्यांक को लिखता हूं मैं यहां पर, ग्राम तुल्यांक। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? सबसे पहले कैसे ज्ञात करते हैं? विलेय पदार्थ में उसके विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में उसकी अम्लता, क्षारकता या त्यागे ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन का भाग देने पर विलेय का तुल्यांकी भार या द्रव्यमान भार प्राप्त होता है। इस भार का भाग विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा में देने पर हमें ग्राम तुल्यांक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे को क्या प्राप्त हो गए? ग्राम तुल्यांक प्राप्त हो गए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे कोई भी है जिसके अंदर जैसे दे रखा है कि जैसे किसी अम्ल का अगर हमारे को तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, अम्ल का, मान लीजिए कोई अम्ल है तो उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे?
सबसे पहले उसका अम्ल का क्या करेंगे, अम्ल का क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान लेंगे। अम्ल का मोलर द्रव्यमान लेकर के उसके अंदर उसकी क्षारकता का भाग देंगे। तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बटावा उसकी क्षारकता, और अगर क्षारकता ज्ञात करना है तो क्षार का मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटावा अम्लता, अम्लता। इसका जैसे अम्ल की अगर मैं बात करूं H2SO4, H2SO4 का यदि तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 98। अब आप इसके अंदर जितने हाइड्रोजन की संख्या है, जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा वह उसकी क्षारकता कहलाती है। तो 2 है, 2 का भाग देंगे, इसका आ गया 49। इसका तुल्यांकी भार कितना प्राप्त हुआ 49। उसी प्रकार से यदि मैं क्षारकता ज्ञात करूं NaOH, OH की संख्या कितनी है 1, तो इसमें 1 का भाग देंगे, इसका मान आता है 40। इसके अंदर यदि आपने 1 का भाग दिया 40 तो इसके ग्राम तुल्यांक कितने प्राप्त हुए 40। जैसे अगर मैं बात करूं HCl, तो HCl अम्ल है, इसका होता है 36.5, इसमें वही एक हाइड्रोजन है, 1 का भाग देंगे तो इसका तुल्यांकी भार भी 36.5 प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, इस प्रकार से हम किसी का भी तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। अब तुल्यांकी भार जो हमारे को प्राप्त हुआ है, ये वाला जो तुल्यांकी भार हमें मिला है, इसका भाग यदि मैं विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक, या इसमें दे रखा है कि उपस्थित विलेय पदार्थ, जो विलेय पदार्थ की मात्रा दे रखी है उसके अंदर यदि मैं इसका भाग देता हूं, जो विलेय पदार्थ की मात्रा दे रखी है उसका भाग यदि मैं देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा उसकी नॉर्मलता प्राप्त हो जाएगी। सॉरी, गलती के लिए क्षमा, हाँ उसकी नॉर्मलता मेरे को प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं आपसे इसमें से एक बात करूं, एक एग्जांपल देख करके अगर अपन बात करें, मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे एक सवाल, छोटा सा सवाल है, अगर मैं आपको उसमें उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करते हैं अपन। जैसे अगर मान लीजिए H2SO4 है मेरे पास, मान लीजिए एक एग्जांपल है H2SO4, मैंने क्या किया 4.9 ग्राम H2SO4 को मान लीजिए 750 ml वाटर H2O में घोलकर विलयन तैयार किया गया। तो विलयन की सांद्रता आपको नॉर्मलता में ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र लिखा हुआ आपके पास, तो ये रही नॉर्मलता। अब सबसे पहले विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने हैं। तो ग्राम तुल्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मुझे इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तुल्यांकी भार। मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, H2SO4 का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 2 + 32 + 64 64, तो ये हो गया इसका 98। तो इसमें अगर मैं H2SO4 अम्ल है तो 98 में यदि मैं भाग दूं 2 का, क्योंकि हाइड्रोजन 2 त्यागेगा यहाँ पर, उसकी क्षारकता 2 है, तो ये 49 आ गया। अब अगर मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास, ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे। तो मैं साइड में चाहो तो आप यहां ज्ञात कर सकते हो ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 4.9 भाजक 449, अगर मैं इसमें भाग दूं तो इस पॉइंट से यहां 0 आ जाएगी, 1/10.1 ग्राम तुल्यांक मुझे प्राप्त हुए। अब अगर मैं इसका भाग 0.1, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक कितने हैं 0.1, और विलेय का आयतन कितना है 750 ml। अगर ये किसमें मिलीलीटर में है तो लीटर्स में चेंज करना तो 1000 का भाग दूंगा, 1000 ऊपर चले जाएंगे, ये लो।
एक पॉइंट से 0 से 0 चला गया 4 बार और ये 3 बार, 0.4/3 ये आ गया इस प्रकार से। तो इसका अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो आगे इसका जो हमारे पास आएंगे नॉर्मल आ जाएगी हमारे पास, कोई प्रॉब्लम। ओके, अब इसमें एक छोटा सा सूत्र काउंट होता है, एक बहुत बिल्कुल सिंपल सा, जिसको अपन और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल था, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा बटावा विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन किसमें, ml में। यदि ml में तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, तुल्यांकी भार, आप भार ज्ञात कर लीजिए, बाकी पूरा सूत्र इससे हमारे पास आसानी से निकल जाएगा। जैसे मैं इसी के ऊपर अप्लाई करूं तो विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, 4.9, तुल्यांकी भार कितना है इसका 49, मात्रा कितनी है 750, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो का वो आंसर हमारे को वापस यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, वही 0.3/4। चाहे तो अपन इसको 0.4/3 उल्टा हो गया, 0.4/3। अगर चाहे तो अपन इसको आगे सोल्व भी कर सकते हैं, और क्योंकि इसको अगर अपन देखेंगे तो 0.0133 n ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है, ये हमारी सांद्रता लगभग पूरी हो चुकी है। वैसे इनको अपन ने सभी ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। अब आज अपन देखेंगे विलेयता। विलेयता क्या होती है बेटा, सॉल्युबिलिटी या विलेयता को अगर अपन देखें तो देखते हैं अपन अभी विलेयता। विलेयता का क्या मतलब होता है, देखिए विलेयता का मतलब होता है कि यदि मैं एक इकाई आयतन विलायक लेऊं जल, तो कॉन्संट्रेट टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप तापमान बढ़ा दोगे तो अगर नियत तापमान अगर आपने नहीं रखा है, नियत तापमान T, अगर तापमान आपने नियत नहीं रखा है तो क्या स्थिति हो जाएगी कि इसकी विलेयता का मान बढ़ जाएगा। आपको रूम टेम्परेचर लेकर चलना है, कमरे का तापमान लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके ऊपर लेकर चलना है। नियत तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा कितनी होगी, विलायक की निश्चित मात्रा, मान लीजिए ये 100 ml है, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की घुली हुई, विलेय पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। तो इसको अगर मैं परिभाषित करूं तो कैसे लिखूंगा, नियत ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है।
उस विलयन की क्या कहलाएगी? विलयता कहलाती है। तो यही मैंने यहाँ पर चित्र से समझाने का प्रयास किया आपको। नियत ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा उस विलयन की क्या कहलाएगी? विलयता कहलाती है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में विलयता जो है, अब अपन देखते हैं कि जो अपन ने देखा विलयता की परिभाषा, अब विलयता किस किस को अपन विलय करते हैं। तो पहला तो अगर अपन बात करें ठोसों की द्रव में विलयता, और दूसरी बात आ जाएगी गैस की द्रव में विलयता। दो प्रकार की विलयता है, ठोसों की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता, और एक आता है द्रव की द्रव में विलयता। ये अपन ने देखी है। तो ये जो द्रव विलयन है, ये सारे के सारे जो मैंने बोले हैं वो कौन से हैं? ठोस की द्रव में विलयता, तो ठोस क्या हो गया? विलय, विलायक द्रव। गैस की द्रव में विलयता, द्रव की द्रव में विलयता। तो ये द्रव विलयन है। कैसा विलयन है? द्रव विलयन। द्रव विलयन, द्रव विलयन में अपन देखते हैं पहला ठोस की द्रव में विलयता, द्रव में विलयता। अब ठोस की द्रव में विलयता क्या आ जाएगी बेटा? ठोस की द्रव में विलयता का मतलब हो गया, ये मेरे पास जल है, अगर नियत ताप पर, वही कॉन्संट्रेट टेम्परेचर, नियत ताप पर विलायक का इकाई विलायक लिख सकते हैं, या 1 लीटर भी लिख सकते हैं अपन। 1 लीटर विलायक में, नियत ताप पर 1 लीटर विलायक में विलय पदार्थ, विलय के घुले हुए मोल, घुले हुए अधिकतम मोल लिख सकते हैं अपन इसको, विलय के घुले हुए मोलों की संख्या उस विलयन की ठोस की द्रव में विलयता कहलाती है। परिभाषा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नियत ताप पर 1 लीटर विलायक में घुले हुए विलय पदार्थ के अधिकतम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलों की संख्या ठोस की द्रव में विलयता कहलाती है। ठोस की द्रव में क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है। अब ठोस की द्रव में विलयता को कौन प्रभावित करता है? ताप, दाब, विलय पदार्थ की मात्रा, विलायक की प्रकृति, विलय की प्रकृति, ये सारी चीजें क्या प्रभावित करती है? ठोस की द्रव में विलयता। पहले मैं अगर बात करूं ताप की अगर मैं बात करूं तो ताप तो 100% ठोस पदार्थ की विलयता को प्रभावित करता ही करता है। कैसे प्रभावित करता है? कि यदि मैं किसी भी विलायक का या विलयन का तापमान बढ़ाता हूं तो विलय पदार्थ की विलयता अधिकांशतया बढ़ती है। परंतु यह एक शब्द आता है ला सातेलिए का नियम। ला सातेलिए का नियम ला सातेलिए का नियम क्या कहता है? कि यदि आप द्रव में घोलने वाला विलय अगर वो उष्मा शोषी प्रकृति का है, अर्थात उष्मा का शोषण करने वाला है, तो आप जितना ताप बढ़ाएंगे ठोस की द्रव में विलयता बढ़ेगी। यदि वापस सुन लीजिए, पहले इसमें बोलेंगे, इसमें ताप में क्या लिखेंगे? लगभग सभी ठोसों की द्रव में विलयता ताप से प्रभावित होती है।
अब परंतु ला सातेलिए के नियमानुसार यदि विलेय पदार्थ उष्माक्षेपी है, सॉरी उष्माशोषी है, तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, और यदि विलेय पदार्थ उष्माक्षेपीय अर्थात वो खुद उष्मा का उत्सर्जन करने वाला है, तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता घटेगी। यह कहलाता है ला सातिले के नियमानुसार ठोस की द्रव में विलेयता। अब अगला बात आती है ताप के बाद में दूसरा आता है दाब। अब देखिए बेटा, दाब का क्या होता है, आप मान लीजिए एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच 10 ग्राम चीनी डाली और आप उसके ऊपर दाब डालते हो, तो दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जो द्रव है और जो ठोस है उसके अंदर आप बोल रहे हो चीनी और ये द्रव है, ये दोनों ही असंपीड्य है, या अपन कह सकते हैं कि जो द्रव है वो बहुत नहीं के बराबर संपीड़ित होता है, जिसका कोई इसमें कंसीडर नहीं किया जा सकता, और ठोस तो संपीड्य होता ही नहीं है। तो इसके ऊपर आप चाहे दाब कितना ही बढ़ा लो, वो द्रव की विलेयता, ठोस की विलेयता को द्रव में प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ताप और दाब दोनों, सॉरी गलती के लिए क्षमा, इसका मतलब ये हो गया कि दाब जो है वो ठोस की विलेयता पर कोई सार्थक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। अब बात आती है प्रकृति। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, विलेय और विलायक, विलेय व विलायक दोनों की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, प्रकृति कैसे प्रभावित करती है बेटा, जैसे अपन ने शब्द बोला था 11वीं क्लास में, समान समान को घोलता है, अर्थात यदि विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति समान है तो वो अत्यंत तेजी के साथ या अत्यंत आसानी से एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। परंतु जैसे अगर विलय आयनिक है और विलायक अनायनित है तो नहीं घुलेगा, दोनों ही आयनित है तो आसानी से घुलेंगे, या दोनों ही अनायनित है तो आसानी से घुल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन बात करते हैं, दूसरा आता है गैस की द्रव में विलेयता। अगला टॉपिक अपन देखते हैं गैस की द्रव में विलेयता। दूसरा आता है गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता को अपन की गैस की द्रव में विलेयता। तो गैस की द्रव में विलेयता को अपन देखें तो अगर मैं बात करूं कोई भी गैस है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस की पानी में विलेयता, तेल में विलेयता या किसी अन्य पदार्थ में विलेयता सभी में अलग अलग होती है। गैस की जो विलेयता होती है वह अलग अलग द्रव में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। तो अपन इसमें चाहो तो लिख सकते हैं गैस की विलेयता अलग अलग विलायकों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। गैस की जो विलेयता है वो अलग अलग गैस की विलेयता अलग अलग विलायकों में अलग अलग होती है। अब अगर अपन बात करते हैं गैस की विलेयता अलग अलग विलायकों में अलग अलग होती है। अब अगर अपन बात करते हैं कि जैसे कोई भी अगर ये विलेयता आ रही है तो इसको अपन कहते हैं, किसके रूप में प्रदर्शित करेंगे, किसी भी द्रव के द्वारा गैस को आकर्षित किया, गैस को अवशोषित किया जाता है तो गैस की विलेयता सदैव क्या कहलाती है, अवशोषण गुणांक के रूप में उसको अपन प्रदर्शित करते हैं। तो गैस का क्या होता है, सदैव अवशोषण
गुणांक, अवशोषण गुणांक। अब बात करते हैं ये अवशोषण गुणांक क्या होता है। अवशोषण गुणांक का मतलब होता है कि किसी भी विलायक के द्वारा एक निश्चित परिस्थितियों में, एक अपन कहते हैं कि विशेष परिस्थितियों में उस विलायक के द्वारा ग्रहण की गई या अवशोषित की गई गैस की मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाती है। उसका क्या कहलाती है? अवशोषण गुणांक कहलाती है। और ये ज्ञात किया था अवशोषण गुणांक बुनसन द्वारा, बुनसन द्वारा। और उन्होंने क्या बताया था? बुनसन ने क्या बताया था कि एक नियत ताप पर, या अपन बात करें कि एक नियत ताप पर तथा वायुमंडलीय दाब पर, या एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल का दाब सदैव एक माना जाता है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं नियत ताप, परिभाषा क्या है अवशोषण गुणांक की? नियत ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर इकाई आयतन वाले विलायक द्वारा इकाई आयतन वाले विलायक द्वारा समान ताप व दाब पर ग्रहण की गई, या अवशोषण भी लिख सकते हैं अपन यहां पर, अवशोषण या घुली भी लिख सकते हैं, ग्रहण की गई गैस की मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाती है। उसका क्या कहलाती है बेटा? अवशोषण गुणांक कहलाती है, अर्थात ये उसकी विलेयता कहलाती है, गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। अब यहां से बात चलती है कि अवशोषण गुणांक हो गया हमारा। अब प्रत्येक गैस का, मान लीजिए मैं बात करूं कि हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, अमोनिया का, इनका अवशोषण गुणांक एक निश्चित तापमान पर और निश्चित इकाई आयतन पर, विलायक के इकाई आयतन पर जल में ये इनका अवशोषण गुणांक कितना होता है उसको अपन एक सारणी बना करके अपन देखते हैं। सारणी बनाकर अब अपन देखते हैं बेटा, मैंने एक सारणी बनाई है ताकि आपका मेरा दोनों का टाइम खराब नहीं हो। अगर मैं बात करूं गैस की तो हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक और अमोनिया। अगर मैं इन गैसों की बात करूं और ये अवशोषण गुणांक मैंने ये सभी जो है वो 20 डिग्री टेम्परेचर पर है और सारे इकाई आयतन पर है ये। तो इसमें क्या देखिए बेटा आप, हीलियम की 0.009 ग्राम मात्रा है, सारी ग्रामों में ये ग्राम मात्रा है, या आयतन लिख सकते हैं अपन इसको, इसमें मात्रा है। और सबसे ज्यादा किसकी है? अमोनिया की। तो यहाँ आपको ये सारणी रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि हीलियम जो है वो सबसे कम इसका अवशोषण गुणांक होता है, सबसे कम विलेय होती है, सबसे अधिक कौन होती है? अमोनिया। और इन दोनों में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम विलेय होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज्यादा विलेय होती है। बस ये तीन चीजें याद रखने वाली है। फिर में दो तो हमें याद है ही है, सबसे कम हीलियम, सबसे अधिक अमोनिया। ऑक्सीजन उस कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी अधिक होती है। अगला टॉपिक हमारा आता है गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले
कारक, जिन्हें अपन कल देखेंगे। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, वो अपन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। वहां हेनरी का नियम भी आएगा, उसकी विशेषता आएगी, उसके बाद में राउल्ट का नियम वगैरह आ जाएगा, उसको अपन बाद में देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अगर किसी प्रकार की कमी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। कोई प्रॉब्लम हो मेरे स्टूडेंट या कोई भी किसी भी प्रकार से, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। और एसबीएन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के डायरेक्टर श्री मनोज जी पाराशर द्वारा भी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक बार पुनः सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसूद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू।